एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA2 सेमेस्टर 4 इसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, ब्रिटिश रूल इन पंजाब। तो इससे पहले जो चैप्टर था दैट वाज पंजाब अंडर रणजीत सिंह, और उसमें लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द एंग्लो सिख रिलेशंस अप टू 1839। 1839 के बाद में जो पंजाब है धीरे धीरे उसमें इंटरफेरेंस शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स का, और 1849 10 साल के अंदर अंदर पंजाब जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो गया था। तो हमारा जो है पंजाब अंडर ब्रिटिश रूल ये टॉपिक है। इसमें हमने जो सब टॉपिक डिस्कस करने हैं, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बन गए जिनकी वजह से पंजाब जो है पूर्ण रूप में विलय हो गया अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन। दूसरा जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन पंजाब। जो पंजाब जब अंग्रेज़ों के अधीन आ गया तो उन्होंने पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो टोटली चेंज कर दिया, और वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो हमने इसमें डिस्कस करना है। ब्रिटिश रूल इन पंजाब। पंजाब में अंग्रेज़ी साम्राज्य जो है वो कब हुआ, जब पंजाब पूर्ण रूप में अंग्रेज़ों के राज्य का हिस्सा बन गया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते गए कि रणजीत सिंह के बाद में कोई अच्छा राजा नहीं आ सका, और पंजाब का जो सारा स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, और ब्रिटिशर्स जो हैं उनका इंटरफेरेंस धीरे धीरे करते करते बढ़ता जा रहा था। और 1849 में पंजाब को पूर्ण रूप में अपने राज्य का हिस्सा बना लिया अंग्रेज़ों ने। इन 10 सालों में दो मेजर चीज़ें जो हुई हैं वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो ये दोनों बहुत बड़े युद्ध हुए हैं, इनके बाद में पंजाब जो है वो पूर्ण रूप में अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। और इसके लिए सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए। सबसे पहली बात तो ये कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था। देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग किंग आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह, जो कि पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से संभाल पाते जैसे रणजीत सिंह कर रहे थे। दूसरा, फैमिली डिस्प्यूट्स अमंग दी फैमिली मेंबर्स ऑफ किंग रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बाद में जो उनके परिवार के मेंबर्स हैं उनमें आपस में कई तरह का झगड़ा चल रहा था। एक तो झगड़ा किंगशिप के लिए ही हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी नॉमिनेट नहीं किया था अपनी मृत्यु के बाद में किसको राजा बनाना है, इसलिए ये बड़ा डिस्प्यूट था जिसकी वजह से बहुत से फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे और जिसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। इसके अलावा सैनिक कमज़ोरी, पंजाब में जो सेना है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी बार बार लड़ाइयों में। इसके अलावा अंग्रेज़ों की सेना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ब्रिटिश आर्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन, तो अंग्रेज़ों ने अपनी स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड आर्मी की वजह से पंजाब के ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लिया। इसके अलावा जो और सर्कमस्टांसेस थे कि पंजाब में काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई गई। काउंसिल ऑफ रीजेंसी 8 मेंबर जो थे उनको काउंसिल एक बनाई गई, जो कि पंजाब के आखिरी राजा दिलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को राजा बनाया गया, और उसके हेल्प के लिए, वो बहुत छोटे थे, राज्य को संभाल नहीं सकते थे, उनके लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई गई, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो पंजाब में रखा गया। ब्रिटिश रेजिडेंट पंजाब में जब रखा गया तो वो एक तरह से पंजाब की सारी इंक्वायरी रखता था और ब्रिटिशर्स को ये सारी बातें बताता था कि पंजाब में क्या क्या चल रहा है। तो पूरे के पूरे लूप होल्स जो पंजाब के अंदर कमियां थी वो अंग्रेज़ों के पास पहुंच रही थी, जिनका फ़ायदा उठा के उन्होंने पंजाब को अपने अंडर कर लिया। इसके अलावा जो पंजाब की आर्मी को कम कर दिया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने पंजाब की आर्मी रिड्यूस कर दी, ये कह के कि ये किसी तरीके का कोई रिवोल्ट ना कर दें, विद्रोह ना कर दें। तो पंजाब की आर्मी कम हो गई, सेना कम हो गई, तो सैनिक शक्ति कम हो गई, लड़ाई करने का जो शक्ति है वो कम हो गई। इसके अलावा पंजाब में ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि कहीं ये रिवोल्ट ना कर दें, इसलिए पंजाब में अंग्रेज़ों की एक सैनिक टुकड़ी रहेगी जिसका खर्चा पंजाब सरकार देगी, और वो अंग्रेज़ी जो सैनिक टुकड़ी है
वो किसके लिए ईमानदार रहेगी? अंग्रेज़ों के लिए। इसलिए धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर अपने आप को पहले हावी कर लिया, इंटरफेरेंस किया, हावी कर लिया। उसके बाद में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, पहला जो अंग्रेज़ों और सिखों का युद्ध हुआ 1845-46 में। इसमें अलग अलग लड़ाइयाँ हुई जिनमें पहले सिख जीत रहे थे, और धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों की चालबाजियाँ, अंग्रेज़ों की डिसिप्लिन्ड आर्मी, अंग्रेज़ों की स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से और पंजाब की आपसी झगड़ों में ये सारे कारण बन गए, जिसकी वजह से सिखों की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। 1846 में एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म तो हो गया। उसके बाद में संधि की गई, अंग्रेज़ों में और सिखों में आपस में संधि की गई, जिसके अंतर्गत पंजाब में दिलीप सिंह को राजा मान लिया गया और उसकी हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई 8 मेंबरों की। पर धीरे धीरे करके जितना खजाना पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर लगाया गया था, पंजाब सरकार के ऊपर, वो सारा उन्होंने भरना शुरू कर दिया या भरते गए। फिर भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे करके संधि की टर्म्स कंडीशंस को वायलेट करना शुरू कर दिया और फिर से पंजाब में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से क्या सिंबलाइज करता था कि वो पंजाब को अपने अंडर करना ही चाहते हैं। दूसरा, पंजाब में भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति नहीं था जो पंजाब को पूर्ण रूप में अपने हाथों में रख पाता। ऐसे में ही दूसरा एंग्लो सिख वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसमें जो बहुत सी कमियां रह गई थी। सिख फौज जो है पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सिख फौज के कुछ जर्नैल जो है वो अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ कर लिए थे और अंग्रेज़ों की सेना अपने आप में बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। इसके अलावा पंजाब में भी एक ब्रिटिश आर्मी थी। पंजाब में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो सारे के सारे अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे और धीरे धीरे करके सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है उसमें भी सिखों की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। इसके बाद भी कुछ टर्म्स कंडीशंस लगाई गई, संधियां हुई, पर धीरे धीरे इन सारी संधियों को ख़त्म करके 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया, क्योंकि उस समय जो गवर्नर जनरल थे ही वॉज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की एक खासियत क्या थी, खासियत कह लीजिए या उनका नेचर क्या बन गया था कि कोई भी इलाका जो है वो हम ऐसे बिल्कुल बिना किसी नहीं छोड़ेंगे कि उनसे टैक्स ले लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हर किसी को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। इवन उन्होंने लैप्स की नीति अडॉप्ट की भारत में। उन्होंने सतारा, नागपुर, सबलपुर, झांसी, इन सबको अपने राज्य में शामिल कर लिया, क्योंकि इन सभी राज्य के लोगों ने कोई ना कोई जो मेल है चाइल्ड वो अडॉप्ट किया हुआ था। तो लैप्स की नीति उनके ऊपर रेगुलर अप्लाई करके उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया। जिन्होंने विरोध किया उनके ऊपर हमला करके। ऐसे ही वो और राज्य बढ़ाना चाहते थे। अवध के ऊपर क्या कंडीशन लगा दिया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कि तुम अपने राज्य को अच्छे से नहीं चला रहे, हालांकि वो टैक्स भर रहे थे, फिर भी उसको अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना दिया। पंजाब का भी बिल्कुल बिना किसी कारण से उन्होंने कोई ये नहीं कहा। पंजाब की जो सारी सरकार है वो टैक्स भर रही थी, सारी संधि की टर्म्स कंडीशंस को मान रही थी, बट लॉर्ड डलहौजी जो है ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द टैक्स ओनली। तो उसने पंजाब को पूर्ण रूप में अपने राज्य में शामिल करने का बोला और 1849 में जो पंजाब है वो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश एम्पायर जो है उसका पार्ट बन गया। और कई बार ये बात कही जाती है कि पंजाब का एनेक्सेशन ज़रूरी था, वॉज इट इनएविटेबल, कि ऐसा नहीं हो सकता था, ये ना हो। कई हिस्टोरियन जो है वो ये कहते हैं कि इनएविटेबल ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं था, क्योंकि पंजाब का जो राज्य है वो चल रहा था। जो टर्म्स कंडीशन उनको संधियों में दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा वो सारी की सारी वो निभा रहे थे। और इसके अलावा पंजाब का खजाना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों को इसको अपने अंडर करके कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलना था। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन इतनी ख़राब थी कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ना था, तो इसलिए ज़रूरी नहीं था इसको अंडर करना। पर दूसरी तरफ जो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अंग्रेज़ी राज्य का हिस्सा बनाना पंजाब को ज़रूरी हो गया था, वो क्या कहते हैं कि पंजाब एक ऐसी जगह है जो भारत के लिए एंट्रेंस का काम करती है।
अफगानिस्तान की तरफ से या सेंट्रल एशिया की तरफ से अगर किसी ने भारत में एंटर करना हो तो वो वाया पंजाब आएंगे। तो पंजाब का ये पैसेज यूज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो इसको अपने अंडर करना चाहते थे। दूसरा, पंजाब की खेती बाड़ी जो है, पंजाब में जो रिवर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, इसलिए पंजाब में इनकम का साधन बहुत अच्छा था एग्रीकल्चर, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके काफ़ी अच्छा इनकम वहाँ से जनरेट किया जा सकता था। इसके अलावा इन्होंने क्या सोचा कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको हम सेटअप कर लेंगे, नहीं तो पंजाब में कोई विरोध हो गया, रिवोल्ट हो गया तो हमारे खिलाफ पंजाब के लोग कभी खड़े हो जाएंगे, इसलिए इनको अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लेना चाहिए। लास्ट में एक बात थी कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो एक मंसूबा रखता था अपने मन में कि अंग्रेजी राज्य का फैलाव करना चाहिए, तो उसने कोई ना कोई धारा लगा के बहुत से इलाकों को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लिया। ऐसे ही उसने पंजाब को भी जो है वो अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया। अब 1849 में जब पंजाब अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया तो जैसा भी है, जिस भी हालात में है, अंग्रेज़ों को अब इसको मैनेज करना था। सबसे पहली बात इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करना था, जो बिल्कुल बिखरा पड़ा था। बिखरा कैसे था? ना इसमें कोई सैनिक व्यवस्था थी, ना ही इसमें कोई एग्जीक्यूटिव व्यवस्था थी। तो उस सब को सेटल करने के लिए ब्रिटिशर्स जो हैं, लॉर्ड डलहौजी जो हैं, उन्होंने एक बोर्ड जो है वो बनाया, 3 मेंबरों का एक बोर्ड बनाया जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में करेगी, और उसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1849 में ये बनाया गया। 5 साल इसकी ड्यूरेशन रखी थी कि 1854 तक, 1854 तक ये चलेगा। 5 सालों में अलग अलग गतिविधियां होंगी, उसके बाद में इसको बढ़ाया जाएगा या इसको बंद कर दिया जाएगा, ये बाद में देखा जाएगा। ये जो बोर्ड है इसके 3 मेंबर्स, मेन मेंबर इसका हेड जो था दैट वाज हेनरी लॉरेंस, और दूसरे नंबर पे था जॉन लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस दोनों भाई थे। हेनरी लॉरेंस को हेड बनाया गया, मुखिया बनाया गया बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वो पहले पंजाब में ब्रिटिश रेजिडेंट के तौर पे रह चुके थे और पंजाब के लोगों के लिए कुछ उन्होंने अच्छे काम किए थे, तो पंजाब के लोग उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे कि ये हेनरी लॉरेंस जो है अच्छा आदमी है। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने हेनरी लॉरेंस को इसका मुखिया बनाया ताकि कोई भी किसी तरीके का विरोध ना हो। दूसरा मेंबर जॉन लॉरेंस, जो कि हेनरी लॉरेंस का ही सगा भाई था, पर नेचर में दोनों डिफरेंस बिल्कुल अलग थे। हेनरी लॉरेंस ये चाहता था कि पंजाब के लोगों का भला किया जाए, जॉन लॉरेंस ये चाहता था कि पंजाब से जितना हो सके फ़ायदा लेके ब्रिटिश एम्पायर को दिया जाए। तीसरा जो व्यक्ति था वो था चार्ल्स मेंटकफ। वो थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद में चेंज भी किया गया मेंबर को। तो इन तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए, बट हेडशिप हेनरी लॉरेंस के हाथ में थी। और इन्होंने ये देखा कि सारा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। पंजाब में बहुत से जो पुराने सिख लोग हैं, अकाली लोग हैं, निहंग जो हैं, वो कई तरह के हथियार लेके घूमते हैं, जैसे करपाने हैं और कई तरह के कॉमन हथियार हैं, घोड़े हैं उनके पास में। इसी तरह से घर घर में लोगों के पास कई तरह की बंदूकें हैं, कई तरह की तलवारें हैं और कई तरह के हथियार हैं। इसके अलावा सारा का सारा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। और इसके अलावा क्या था कि पंजाब में जो है शांति नहीं थी, जगह जगह लड़ाई झगड़े होते थे, मार काट होना ये आम बात होती थी। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी के हाथ पैर काट दिए, ये कॉमन चीज़ें हो गई। चोरी होना, ऐसे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे जो इन चीज़ों को उस समय रोक पाते। तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ी बात ये थी पीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी था कि शांतिपूर्वक व्यवस्था वो कर सके। तो उन्होंने जो परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या किया? डिसआर्मामेंट ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। जिन लोगों ने घर घर में हथियार रखे हुए हैं वो सारे के सारे हथियार उनसे अपने कब्जे में ले लिए। और कई लोगों ने ये बोला कि हमें हथियार चाहिए, हमें तो हम बड़ी मुश्किल आती है, हमारे दुश्मन हैं, हमें उनका मुकाबला करना पड़ता है। तो ऐसे में
कई लोगों को हथियार रखने की परमिशन दी गई, पर उसमें एक नया रूल लगा दिया गया, लाइसेंसिंग ऑफ द आर्मामेंट्स। जो भी कोई व्यक्ति अपने पास हथियार रखेगा किसी भी तरह का, उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा और उसके लाइसेंस में उसके वेपन का टाइप और नाम लिखा जाएगा कि किसके नाम पे ये वेपन जो है वो इशू किया गया है, ताकि अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ कहीं भी वो वेपन यूज़ किया गया है, तो जिस व्यक्ति के नाम पे वो लाइसेंस है उसको स्यू किया जा सके और बड़े आराम से पता चल सके कि ये वेपन किसके नाम पे इशू हुआ था। वो व्यक्ति कहीं चला भी जाए पर वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम से कोई व्यक्ति भाग नहीं पाएगा। इसके अलावा और उन्होंने क्या किया कि जो अकाली फौजी हैं, अकाली सैनिक अपने आप को कहते थे, गुरु की फौज कहते थे, उनको भी डिसआर्मामेंट किया। उनको बोल दिया कि आप अपना गुजारा अपने ढंग से कीजिए, पर कोई भी हथियार आपको धारण नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो अब सैनिक नहीं रहेंगे, कॉमन लोगों की तरह रहेंगे। जिनको रंजीत सिंह जो है बड़ा रिस्पेक्टफुली उनको गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना मानते थे, बट ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने टोटली उनका डिसआर्मामेंट कर दिया। इसके अलावा पंजाब में जो प्रॉब्लम थी लॉ एंड ऑर्डर की, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने पुलिस स्टेशंस जो हैं वो शुरू किए कि जगह जगह पे पुलिस की कोतवालियाँ जो हैं वो बनवाई, और उन्होंने पंजाब का सारा इलाका, जितना भी इलाका उनके पास था, उनको डिविजन्स में बांटा। 7 डिविजन्स बनाई गई पंजाब की, और डिविजन्स को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया, और उसके बाद में तहसील्स, उसके बाद में गांव। सबसे छोटी इकाई गांव, सबसे बड़ी इकाई कमीशन की या डिवीजन की। डिवीजन के ऊपर जो मुखिया होगा वो होगा कमिश्नर, और जो डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होंगे वो डिप्टी कमिश्नर होंगे। तहसील में तहसीलदार होंगे और गांव को पंचायत चलाएगी। तो पंचायत सबसे छोटी इकाई है। हर साल पंचायत अपना रिकॉर्ड भेजेगी तहसील को, तहसील का रिकॉर्ड जाएगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड जाएगा डिवीजन को, और डिविजन्स अपना रिकॉर्ड भेजेंगी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, और अगले साल का सारा प्लान जो है उन रिपोर्ट्स को देख के बनाया जाएगा। और ये जो अलग अलग डिविजन्स हैं, ये सारे क्या काम करेंगे, अपने अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, इनकम देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे। ये सारा काम इन्होंने करना है। पंचायत में गांव के लोग जो हैं अपनी मर्जी से पंचायत को चुनेंगे, और वो पंचायत जो है गांव के लोगों से कुछ टैक्स इकट्ठा करेगी, और गांव की सफाई का प्रबंध, गांव में कुछ मेडिकल फैसिलिटी, गांव में एजुकेशन फैसिलिटी, और गांव में पुलिस व्यवस्था, ये सारा काम जो है वो पंचायत का काम। उसके आगे तहसीलदार का काम, उसके आगे डिप्टी कमिश्नर, और उसके आगे कमिश्नर। इसमें ये किया गया कि जो भी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैं वो स्पेशली अंग्रेज ऑफिसर ही होंगे। कोई भी भारतीय जो है उस पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट उनकी नहीं की जाएगी। उसका कारण या तो बहुत ज़्यादा सैलरी, दूसरा अंग्रेज़ों को ये लगता था कि इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर भारतीयों को लगाएंगे तो वो अपने देश की तरफ ईमानदारी रखेंगे, अंग्रेज़ी राज्य की तरफ ईमानदारी नहीं रखेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने इनकम के लिए कलेक्टर्स लगाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया, और देखा गया कि कहाँ कहाँ से इनकम आती है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। तो ज़्यादातर कौन सा राज्य अच्छा माना जाता है, जहाँ पे इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, मतलब प्रॉफिट हो, तो अच्छा समझा जाएगा। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम, इसके लिए जो लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया, और कई तरह की जो कोर्ट्स हैं वो पंजाब में बनवाई गई। तो ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से लागू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो राज्य हैं उन्होंने। पर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी आपस में प्रॉब्लम चल रही थी हेनरी लॉरेंस की और जॉन लॉरेंस की। हेनरी लॉरेंस को लगता था कि पंजाब में से जितना इनकम हम जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए, जबकि जॉन लॉरेंस जो है वो किसी भी तरीके से पंजाब के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था।
तो इन दोनों की आपस में इतनी टसल हो रही थी, तो हेनरी लॉरेंस ने फाइनली 1853 में रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, उनका झुकाव जॉन लॉरेंस की तरफ है। दोनों ही जो है ब्रिटिश एम्पायर के लिए ज़्यादा सपोर्टिव हैं, पंजाब के लोगों के लिए कम। तो उसके बाद में ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भंग हो गया, ख़त्म हो गया, और पंजाब को जो है ये चीफ कमिश्नर का स्टेट बना दिया गया, स्टेट ऑफ चीफ कमिश्नर। और जो 7 डिविजन्स मैंने आपको बताया वो बनी हुई थी, और डिविजन्स के ऊपर चीफ कमिश्नर, डिविजन्स के ऊपर कमिश्नर होते थे, और सारी डिविजन्स के ऊपर चीफ कमिश्नर। वो चीफ कमिश्नर अब कौन बन गया? जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस के हाथ में बाद में सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आ गया, और ये आगे इसी तरह से चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है, आप इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप दूसरे लेसन्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है BA2 सेमेस्टर 4 के नाम से। उसमें आपको इसके सारे लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे।